नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपका अपना MK सर। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन है जिसमें हम अभी जो शुरू कर रहे हैं वो आपका एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है। और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में अनूप कुमार, नमस्ते सर जी, नमस्कार डियर, नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको ज्योग्राफी से जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित समस्याएं हैं उनका आपको धीरे धीरे करके मैं आपका निदान कर दूंगा माय डियर। तो ऐसा आप ना समझिए, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए कॉन्सेप्टों को और अच्छे से कंप्लीट करके और एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास में मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं उन सभी का स्वागत है और आप सभी डेली लाइव क्लास में बने रहिएगा माय डियर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लगातार सेशनों में जुड़ते रहोगे। जगदीश प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी जगदीश जी स्वागत है। और मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी का आज की क्लास में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार स्टडी कर लीजिए अच्छे से कि निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है? नागौर, लपसाबुरु, भदवाहा, इसके अलावा गाघी डी है और जसमार। बताइए इनमें से कौन सी खान है जो जिप्सम से संबंधित है? इंटरकनेक्ट करके बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देख के मुझे बताइएगा डियर। बी आंसर कैसे माय डियर? बी भी बता दीजिए। चलो अच्छी बात है, आप आंसर दे रहे हो तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो बात होगी ना। इसका राइट आंसर है डी। क्या है? डी। यहाँ पर याद रखना कि आपके नागौर ये और भदवाहा और जामसर, जसमार, ये जामसर का नाम है जसमार। तो ये आपके 3 खान आपके जिप्सम की हैं। ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिएगा जिसमें स्पेक्ट्रमी बैंड और सूची सेकंड में मुख्य एप्लीकेशन। बताइएगा नीला स्पेक्ट्रमी बैंड किससे संबंधित है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? और इसके अलावा आपका ये आपके प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरा, लाल। अब देखो ये बात ये है कि जो हमारे अभी जैसे हमारी कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो अंतरिक्ष से जो इंडिकेशन आते हैं वो इंडिकेशनों को मतलब लाल रंग का इंडिकेशन आएगा तो किससे संबंधित? हरे रंग का आएगा तो किससे संबंधित है? नीले रंग का आएगा तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नीला बताया गया है कि अगर नीले रंग का आप कोई भी इंडिकेशन होता है तो समुद्री तट का मानचित्र है। इसका है समुद्री तट का मानचित्र है, याद रखिएगा। हरे रंग का आता है तो वो आपके वनस्पति विभेदीकरण को बताता है। किसको बताता है? मरुस्थलीकरण, विभेदीकरण को बताता है। और इसके लाल रंग का यदि कोई इंडिकेशन आता है तो मृदा से वनस्पति से मृदा विभेद करना बताता है। वनस्पति से जो मृदा में हम भेद करते हैं वो बताया जाता है। और यदि कोई आपका तापीय कोई इंडिकेशन आता है तो वनस्पति दबाव विश्लेषण के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किस में आ रहा है? 3 और 4, और 3 और 4 इसमें आ रहा है बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा माय डियर। अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? चलिए बताइए कौन सी खाद्य सामग्री है जो सबसे ज्यादा पानी का यूज किया जाता है? उस खाद्य सामग्री में वाटर का यूज किया जाता है। कौन सी खाद्य सामग्री है भैया? बताइएगा। वाटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और एक बार हो सके तो यार सेशन को जरूर शेयर कर दो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण, नेहा वालिया,
स्वागत है बेटा, आपका सभी का स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी डेडिकेटेड हैं अपनी तैयारी के प्रति और जो मेरे साथ आगे आने वाले बैचेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप शेयर करके आइएगा अनूप, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? चावल, गोमांस, चॉकलेट या केला? बताइएगा। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। अगले क्वेश्चन को लीजिएगा। मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताइएगा। यहां पर आरोही क्रम पूछा गया है कि कौन से राज्य में सबसे कम है, उससे ज्यादा फिर कौन से राज्य में है, फिर उससे ज्यादा आपके कौन से राज्य में है, बताइएगा। मैंग्रोव वनस्पति, देखो मैंग्रोव वनस्पति को ज्वारीय वनस्पति भी कहते हैं। ये कौन सी है? ज्वारीय वनस्पति भी है। इसे आप लवणीय वनस्पति भी कह सकते हो, लवणीय वनस्पति भी कह सकते हो, याद रखना। ज्वारीय वनस्पति भी कहते हैं, इसे लवणीय वनस्पति भी कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नाम और है दलदली वनस्पति, दलदली वनस्पति। तो ये इसके प्रमुख नाम है। तो यहां पर इसका राइट क्या होगा? तो देखो, सबसे ज्यादा तो आपके सर्वाधिक है वो तो आपके पश्चिमी बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ मिलती है, तो आपका वेस्ट बंगाल आएगा। और अगर सबसे कम की बात की जाए कि भाई सबसे कम कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे कम याद रखना आपके गोवा में मिलती है। तो ऑल ओवर यदि देखा जाए, ए में फर्स्ट और बी में 4, यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बाकी देखो, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश और उसके बाद आपका उड़ीसा, मतलब पश्चिमी बंगाल और गोवा में सबसे ज्यादा आपके मैंग्रोव वनस्पति मिलती। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को उनके सम्मेलन रिसोर्ट के वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चलो बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से दे दीजिए। कि पहला है आपका कॉप, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी। उसके बाद है कॉप 21 का सम्मेलन पूछा गया है। फिर आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपका दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ था। भाई पृथ्वी सम्मेलन किस बारे में बताता है? आपका पृथ्वी सम्मेलन 3 चीजों के बारे में संरक्षण की बात करता है। एक मृदा संरक्षण की बात की जाती है, एक आपके ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपके वैश्विक तापन की बात की जाती है इसमें, और तीसरा आपका वन्यजीव एवं जैव विविधता, जैव विविधता कन्वेंशन था ये, याद रखना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर हम यदि देखें तो वर्ष के आधार पर अगर इसे हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या हुआ था और उसके बाद आपका क्या हुआ है, उसके बाद कौन सा वो किया गया है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और उसके बाद आपका कौन सा हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और उसके बाद आपका IPCC की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर तक फैला हुआ है? अन्य आर्थिक क्षेत्र भारतीय तट रेखा से कितनी दूर तक फैला हुआ है? चलिए बताइए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए। 6 नंबर का 112 समुद्री मील जिसे नॉटिकल मील कहते हैं, 120 नॉटिकल मील,
200 नॉटिकल मील या 320 नॉटिकल मील? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक फैला हुआ है? यह आपके 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। कितना? 200 नॉटिकल मील, जिससे 200 समुद्री। 1997 समझौते का क्या परिणाम था? बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था, इसका क्या परिणाम आया निकल कर सामने, वैश्विक जगत के सामने? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.20 की कटौती करना, समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता, यह प्रोटोकॉल 1997 से प्रभावी होना था। यह प्रोटोकॉल 1990 से प्रभावी होना था। बताइएगा इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या है? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक जगत के जितने भी देश थे उन पर एक प्रतिबंध था और इसको बात को मानना उनके लिए जरूरी था। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक तापन से संबंधित था। वैश्विक तापन, और जो हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, उस कार्बन उत्सर्जन को क्या करना था? उत्सर्जन को कम करना था। तो क्योटो आपके जापान में है, तो जापान के शहर क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। अब ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, इसका अर्थ समझिएगा, यहां पर ये बात बोली गई, ये प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी हुआ 2005 में। 2005 में ये प्रभावी हुआ और जितने भी विकसित देश थे, जितने भी आपके डेवलप कंट्रियां थी, उन डेवलप कंट्रियों को निर्देश दिए गए, जितने भी विकसित देश थे उन विकसित देशों को निर्देश दिए गए कि आप कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती है, उस कटौती को कितना करोगे? आप 5.20% करोगे। लेकिन इसका बेस, जो इसका आधार वर्ष रखा गया, वो कार्बन उत्सर्जन। अब उसी समय की कटौती थोड़ी कर सकते हैं कार्बन उत्सर्जन की। तो कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती का एक टाइम पीरियड जो रखा गया था, वो पर्टिकुलर रखा गया था 1990। तो 1990 के आधार पर आप 5.20% की क्या करोगे? कटौती करोगे। ये निर्देश दिए गए थे और ये प्रभावी होना था 1990 में। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 2005 में। तो इसके 2 चरण रहे हैं, याद रखना। एक फर्स्ट चरण, ये क्वेश्चन आएगा, और एक आपके सेकंड चरण। तो इसके 2 चरण रहे हैं। आगे क्वेश्चन में इसको डिटेल से बताऊंगा आपको। ये प्रभावी 1997 ये गलत है, और समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, याद रखना। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके 1 और 4। तो 1 और 4 के अनुसार इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शांत घाटी बचाओ आंदोलन एक प्रादेशिक विकास परियोजना से उष्णकटिबंधीय हरित वनों को विनाश से बचाने के लिए भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको समझिएगा मेरी बात को। पहले देखो, एक आपका आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगर किसी को याद हो तो, क्योंकि यहां पर डैम बन रहे थे। ये जो आंदोलन चला था, ये 1985 से लेकर 87 के बीच में चला था, और ये मेघा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। एक और प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, यदि आपको याद हो तो, खेजड़ली आंदोलन। ये राजस्थान में हुआ था, ये 1730 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, उस बात को इंटरकनेक्ट करके देखना। यहां पर शांत घाटी बचाओ आंदोलन, बेसिकली इसे साइलेंट वैली कहते हैं। ये आपकी साइलेंट वैली है,
और ये आपके केरल में है। जो साउथ की प्रसिद्ध मूवी बनी है पुष्पा, उस पुष्पा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो पुष्पा मूवी में क्या है कि पुष्पा बाहु आपके इसका तस्करी किया करता था। तो यहां पर इन वनों को बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर याद रखना वन मिलते हैं आपके चंदन के वृक्ष मिलते हैं, और चंदन के आपके लाल चंदन के वृक्ष मिलते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लाल चंदन केरल में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पुष्पागिरी। पुष्पागिरी, इसी पहाड़ी पर ये साउथ की प्रसिद्ध मूवी पुष्पा बनी है, याद रखना, विशेषकर याद रखना है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? स्थानिक प्रजाति बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप, स्थानिक प्रजाति है कि ऐसी प्रजातियां वन्य जीवों की जो अपने ही स्थान पर रहती हों, किसी अन्यत्र स्थान पर ना जाती हों, तो ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहेंगे। तो बताइएगा इसमें कौन सी प्रजाति है जो स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आएगी? आंसर दीजिए यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, कमेंट करिए। उभयचर आएगा, पक्षी आएगा, कीट आएगा या सरीसृप आएगा? अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उभयचर है। स्थानिक प्रजाति में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? उभयचर। तो उभयचर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उभयचर के अंतर्गत प्रजातियां कौन कौन सी आती हैं, ये आपको बताइएगा, कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं। बट यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी भी कमेंट कीजिए, जितने भी हैं। आपके री एग्जाम का पूरा परफॉर्मा तैयार हो रहा है, और जो भी विद्यार्थी बीपीएससी पीजीटी और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। आपका लाइव बैच चल रहा है, और ये लाइव बैच जो शुरू हुआ है 5 जून से हुआ है, ऐप पर चल रहा है। और ऐप किस नाम से है? ऐप पढ़ाई 360 के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। इस पर बैच चल रहा है, पीजीटी का बैच चल रहा है, ठीक है। इस पर आपका पीजीटी का बैच चल रहा है। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार विजिट किया है, धर्मेंद्र कुमार, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा, सुपर। आप इसका आंसर सी बता रहे हो। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं, कथन क्या कह रहा है। सतत पुंज मास के किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय नहीं होता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर याद रखना, सतत पुंज में किसी भी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त की जाती है। ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो यहां पर ये तो गलत हो गया। ओ सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। सतत पुंज में किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही समाप्त की जाती है, स्थानांतरण होता है। ये तो राइट है। ये तो क्या है? ये तो राइट है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय नहीं है। क्या ये सही बात है क्या? बताइएगा भाई, कमेंट करके बताओ। नहीं, ये गलत बात है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? कथन फर्स्ट सत्य किंतु कथन सेकंड क्या है? असत्य। इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, तो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। ऐप में आप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे पढ़ाई 360 के नाम से, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई 360 के नाम से आप डाउनलोड करना, वहां पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है डियर। तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए बताइए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, ऑक्सीजन के उपभोग में
1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई है। और कथन सेकंड कहता है ब्राजील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक सालाना ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उपभोग में। अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन सा सबसे कम कर रहा है, ये आपको कंपैरिजन करना है दोनों का। अब देखो यहां पर जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई वैसे ही आपके पूरे विश्व के सामने एक समस्या उत्पन्न होने लगी जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। इस बार ये इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। वैश्विक तापन, अब वैश्विक तापन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। जैसे ही हमने विश्व युद्ध समाप्त हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के बाद आपको एक चीज समझ आएगी कि 1945-6 में संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया था। और उसके बाद जो वैश्विक तापन की समस्या है उसको वैश्विक पटल पर रखने के लिए हमने एक सम्मेलन लेके आए थे, स्टॉकहोम सम्मेलन। याद है आपको स्टॉकहोम सम्मेलन? इस स्टॉकहोम सम्मेलन को 1972 में लेकर आए थे स्टॉकहोम सम्मेलन। इसी की देन है, अगर आपको याद हो, इसी की देन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो इसी की देन के कारण मनाया जाता है। इसमें निश्चय किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाएंगे और यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसमें बनाया गया था ये संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद आपका पृथ्वी सम्मेलन आया था, पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखना कि यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन के उपभोग में 1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई है। यस, ये बात करेक्ट है। ब्राजील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक सालाना ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, ये बात गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए सभी जितने भी विजिट कर रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट से, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा 2 कार्बन मुक्त करता है? अब यहां पर ज्वालामुखी विस्फोटन, जीवाश्म ईंधन का दहन, भूस्खलन या खुला खनन। अब बताइएगा सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन किसके माध्यम से हो रहा है? बताइएगा। इतना क्वेश्चन है यार। CO2 की मात्रा किसके कारण बढ़ रही है? भाई कार्बन उत्सर्जन होगा तो CO2 बढ़ेगा। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड किन 2 के कारण बढ़ रही है? बताइएगा। अब पता लगेगा आपने कितना अच्छे से स्टडी किया है। बताओ भाई धर्मेंद्र कुमार, जितने भी जुड़े हुए हो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी कैसे हो जाएगा यार? गलत है। इसके मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है। थोड़ा एफर्ट लगाइए चीजों में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तब तक मैं चाय फिनिश कर लेता हूं। ज्वालामुखी विस्फोटन के समय CO2 का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। कभी भी कहीं पर भी ज्वालामुखी विस्फोटन होगा तो वहां CO2 का उत्सर्जन होगा। जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तो CO2 का उत्सर्जन होता है, लेकिन याद रखना भूस्खलन के समय नहीं होता और खुला ओपन माइनिंग होती है उसके समय, क्योंकि इसमें पूछा गया कार्बन मुक्त करता है। तो कार्बन कौन कौन सा सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है? तो यहाँ ज्वालामुखी विस्फोटन और जीवाश्म ईंधन दहन। ये कॉमन सेंस का आंसर है, यहाँ पर कॉमन सेंस सबसे ज्यादा यूज कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित 2 कथन हैं, एक कथन ये है, दूसरा तर्कार है। बताइएगा। उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है, क्योंकि यह दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। 1970 के दशक से जारी वैश्विक
समय के अभिसरण की प्रक्रियाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर में परिमाण एवं दक्षता में निरंतरता वृद्धि हुई है। चलिए बताइए करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। हाँ भाई धर्मेंद्र और जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके यूजीसी का जो बैच है, यूजीसी दिसंबर 2024 का जो ज्योग्राफी का बैच है वो 24 जून से शुरू हो रहा है। 24 जून से ये लाइव बैच रहेगा। ये क्या रहेगा? ये आपका लाइव बैच रहेगा, याद रखिएगा। 24 जून से शुरू कर रहे हैं और 24 जून से लाइव बैच रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र ये बता रहे हैं, देखते हैं। निम्नलिखित दो कथन हैं। अब देखो, उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है। उत्पादन का वैश्वीकरण, अगर आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के लिए आपको मार्केट चाहिए। अब मार्केट के लिए आप ग्लोबलाइजेशन नहीं करोगे। अब जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो मेरे से, तो ग्लोबलाइजेशन का ही तो इफेक्ट है भाई। ये आपकी एकेडमी संचालित हो रही है जयपुर राजस्थान से। अब पूरे इंडिया का बच्चा इसमें पढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का सहवर्ती है। ये तो करेक्ट बात है। आगे क्या कहा गया कि क्योंकि यह एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। यस, राइट बात है। प्रोडक्शन आप अच्छा कर रहे हो तो आपको वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन करना होगा। 1970 के दशक से जारी वैश्वीकरण स्थल और समय के अभिसरण की प्रक्रियाओं के कारण स्थल और समय के साथ स्थलों में जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। अब जैसे आप बात करते हो कि सर आज से बहुत समय पहले, अब आज से आप 200 वर्ष पहले की बात करोगे तो 200 वर्ष पहले जो ट्रेड होता था उस ट्रेड में बहुत समय लगता था। लेकिन अभी हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब अभी वो समय नहीं लगता। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर परिणाम दक्षता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये दोनों ही राइट हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। चलिए, इसका मैंने टेस्ट अपलोड करवा दिया है। जो भी विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका टेस्ट मैंने अपलोड करवा दिया है। टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप किस नाम से है? पढ़ाई 360 के नाम से। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्जाम तक, मैं आपको क्या दूंगा? एग्जाम तक आपको टेस्ट सीरीज दूंगा और ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगी। ये फ्री रहेगी, इसका कोई पे फीस नहीं देना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो टेस्ट इसका पूरा अपलोड करवा दिया जिससे आपकी और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो सकेगी। चलिए भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्तद्वीप अर्बन हीट आइसलैंड की उत्पत्ति के उत्तरदायी नहीं है? बताइएगा। अर्बन आइसलैंड। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार भारत का आपका शहरी, जैसे बोल देंगे अर्बन हीट आइसलैंड, तो भारत का अर्बन हीट आइसलैंड कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा। और राजस्थान का कौन सा है? ये होता क्या है बेसिकली? धर्मेंद्र बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर बताइएगा कौन सा आइसलैंड नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कारक है जो इसका उत्पत्ति नहीं करता? बताइएगा कौन सा कारक है जो इसकी उत्पत्ति नहीं करता? और कल से तो हम एक बहुत अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं। पहले आपको पूरी यूनिट खत्म करवाएंगे। पहले आपकी यूनिट खत्म होगी जिसको हम आपको एक क्लास में करवाएंगे। एक क्लास में संपूर्ण यूनिट खल्लास, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या लेकर आएंगे? क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इसका पूरा टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेगा, वो फ्री मिलेगा,
क्वेश्चनों का पूरा टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। इसका बताइएगा। तो अर्बन, देखो शहरी तप्तद्वीप क्या होता है कि जैसे आपका किसी भी देश का जो राजधानी होता है, जैसे भारत का क्या है, दिल्ली है। भारत के जितने भी महानगर हैं, जैसे आपका दिल्ली है। राजस्थान का कौन सा है, आपका जयपुर है। जैसे अर्बन हीट आइसलैंड कहेंगे। क्लियरली आपको समझ आया। अब यहां पर क्या है, वायुमंडल प्रदूषण के कारण औसतन जो बाहरी क्षेत्र होता है, उस बाहरी क्षेत्र का जो, जैसे ये बाहरी क्षेत्र है, ये जयपुर का बाहरी क्षेत्र है, तो इसका जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर रहता है, इसका टेम्परेचर कम रहेगा, इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा। इसीलिए इसे हीट आइसलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण होता है। शहरों में जो भवन होते हैं, भवन क्या है कि आपके सौर विकिरण को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसको वापस नहीं भेज पाते। और शहरों की केंद्रीय तापन प्रणाली, ये तीनों तो इसके कारण है, लेकिन उच्च पवन गतियां इसका कारण नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिएगा, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइएगा भैया। रामसर कन्वेंशन हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए बताइए। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, फटाफट से बताइएगा, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, ओजोन क्षरण से, एक तो आपका वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, और एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये दोनों हैं आपका। ये कब हुआ था, 1985 में, और ये कब हुआ था, 1987 में। प्रभावी होता 1989 में। ठीक है ना, ये याद रखना, एग्जाम में आएगा इससे संबंधित। मरुस्थलीकरण से संबंधित ये पृथ्वी सम्मेलन, ये कब हुआ, 1992 में। ठीक है। आर्द्र भूमि से संबंधित, आर्द्र भूमि से संबंधित है आपका ये रामसर कन्वेंशन। अब मैं आपसे पूछूं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताना। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, थोड़ा दिमाग में भी आपके रहेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, इससे वैश्विक तापन बढ़ता है। जो पृथ्वी का औसत जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होती है। तो वैश्विक तापन के लिए जो कन्वेंशन किया गया था सबसे पहले, उसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, और ये 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए थे, बताइएगा। कौन सा स्थान था जहां पर क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें संशोधन स्वीकार किए गए थे? अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपका आया 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल, इसे फर्स्ट जो इसे प्रभावी किया गया 2005 में। तो इसके दो चरण हैं, ये दोनों चरणों को आप याद रखना। फर्स्ट चरण आपका 2008 से लेकर 2012, और सेकंड चरण आपका 2012 से लेकर 2020। फर्स्ट चरण में जो आपके कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पर याद रखना कि जो आपका कार्बन उत्सर्जन है, इसमें कटौती करना। और कटौती कौन कर सकते हैं भाई? जब इस सम्मेलन में गए थे विभिन्न देशों के लोग, अच्छा चलो अब सुनिएगा। इस सम्मेलन में जब लोग गए थे तो विश्व के विभिन्न विकसित देश थे, विकासशील देश थे और अल्प विकसित थे। तो अल्प विकसित और विकासशील देशों ने कहा कि यार हमने तो अभी डेवलपमेंट किया ही नहीं है हमारा,
और तुम हमारे ऊपर अभी प्रतिबंध लगा रहे हो। यहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया कि विकसित जो देश हैं इसमें सबसे पहले कटौती करेंगे। तो विकसित देशों के लिए बताया गया कि जो 2008 से लेकर 2012 में 5.20% की कटौती करेंगे और 2012 से 2020 के बीच आपका 18 से और 20% कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। तो ये बात बोली गई थी। अब इसमें संशोधन कब स्वीकार किया गया? तो दोहा में जो सम्मेलन हुआ था कॉप का, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वो इस बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसे जाना जाता है। सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य एवं टारगेट शामिल हैं? इस बार जो पेपर में आपके क्वेश्चन आया था उसमें आपके MSD नहीं MDG और SDG का पूछा गया था। MDG को कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG का नाम है, और इसको बोलते हैं सस्टेनेबल, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास लक्ष्य के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये मैं हमेशा कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि MDG में क्या किया गया था कि 8 तो इसमें रखे गए थे गोल, मतलब गोल थे, और जो टारगेट थे वो 21 थे। ये इस बार क्वेश्चन आया है आपके, तो इसमें देखो 8 तो आपके गोल थे और टारगेट 21 थे। इसमें क्या है, आपके जो गोल रखे गए हैं वो 17 हैं और इसमें जो टारगेट बनाए गए हैं वो 169 है। ये कब से शुरू हुआ? 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा। वैसे ये प्रभावी कब हुआ है? ये प्रभावी हुआ है जनवरी 2016 में, याद रखना। और 2000 से, मेरी बात को समझना, ये आपका 2000 से है, 2000 से लेके और 2015 तक। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं? इसका राइट आंसर बी है। 17 आपके गोल हैं और टारगेट कितने? 169। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, बी आंसर है। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, फिर 18 के बाद हम कल करेंगे आपके साथ डिस्कस। पहली बार जुड़ने वाले विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, और यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो और रियली आप आपके टारगेट को आधार बनाकर तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ जाइए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपके एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी ज्योग्राफी से संबंधित, आपको सभी एग्ज़ामों के लिए आपके टारगेट तक पहुंचाया जाएगा और एम के सर के मार्गदर्शन में आप बेहतर तैयारी कर सकोगे। थैंक यू सो मच माय डियर। और पहली बार जुड़ने वाले ज्वाइन कर लेना। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो निश्चित तौर पे आपके दोस्तगण, साथीगण, मित्रगणों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।